हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। सुबह के 9 बजे 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आपको दिखाएंगे देश की कंप्लीट कोरोना रिपोर्ट। दिल्ली टू महाराष्ट्र पिछले 24 घंटे में कितना भागा कोरोना मीटर, और असम में किसे मिलेगी आज सरकार की कमान। तो सबसे पहले बात असम की। पिछली बार असम सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए सीएम हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हेमंत का नाम ही चल रहा है। करीब 40 विधायक उनके पक्ष में हैं। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्बानंद सोनोवाल भी उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह की मौजूदगी में नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और इस बात का ऐलान किया जा सकता है। अपडेट्स लेंगे, ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं। हमारे संवाददाता देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, कुछ दिनों से लगातार बीजेपी में बड़े कंफ्यूजन्स और कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे कि असम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सूत्रों से जो खबर मिल रही है उससे तो लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर मुहर लग सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये पार्टी के भीतर काफी असमंजस था और इसी का ये नतीजा था कि सर्बानंद सोनोवाल, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने पिछला चुनाव लड़ा, जीता, 5 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, उसके बावजूद इस चुनाव में उन्हें सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में ये समझा जा सकता था कि पार्टी के भीतर कितना असमंजस है। और कल जो बैठक हुई, कल बैठक में पहले अलग अलग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष, ये तीनों नेताओं ने पहले हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की, फिर उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। उसके बाद इन दोनों नेताओं के साथ एक ज्वाइंट बैठक भी हुई थी। हालांकि पार्टी के टॉप लीडरशिप के तरफ से कुछ क्लियर कट नहीं बताया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर और अरुण सिंह को भेजा जा रहा है केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे। लेकिन जो पार्टी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस रेस में आगे बताए जा रहे हैं। पार्टी के लिए फैसला इस लिहाज से मुश्किल था कि सर्बानंद सोनोवाल ने भी अपनी इच्छा ये जताई है कि वो असम की ही राजनीति करना चाह रहे हैं। तो वैसे में समझा जा सकता है कि पार्टी के लिए कितना बड़ा मुश्किल फैसला रहा होगा। लेकिन पार्टी के सूत्र फिलहाल बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस रेस में आगे हैं, और संभव है कि आज जब विधायक दल की बैठक हो तो उसमें खुद सर्बानंद सोनोवाल हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखें, केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में, केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में। हालांकि जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस रेस में आगे हैं। तकरीबन 40 विधायक उनके साथ बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, और शायद कहा यह भी जा रहा है देवेंद्र, इसीलिए कि जिस तरह की अटकलें हो रही थी उसे विराम देने के लिए आज जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हो तो खुद हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम को पेश करेंगे सर्बानंद सोनोवाल। क्या निश्चित तौर पर ये करना भी होगा, क्योंकि मैसेजिंग के हिसाब से पार्टी ये संदेश नहीं दे सकती कि वहाँ पे दो धड़े हो गए हैं। हालांकि दोनों नेताओं के बीच इक्वेशन बहुत अच्छे बताया जा रहा है, लेकिन अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो उसपे धाराएं बटी हुई थी। जैसे संघ की बैकिंग सर्बानंद सोनोवाल के साथ रहती है, जबकि पार्टी के सूत्र ये बताते हैं कि अमित शाह जैसे नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को ज्यादा पसंद करते हैं, इस लिहाज से वो एक ट्रबल शूटर के तौर पे काम करते हैं। और न सिर्फ आसाम में बल्कि नॉर्थ ईस्ट में जो भी पार्टी को जहां कोई जरूरत होती है तो हेमंत बिस्वा शर्मा फ्रंट लाइन पे आगे बढ़कर उसके लिए काम करते हैं। तो अमित शाह जैसे नेताओं की पसंद हेमंत बिस्वा शर्मा थे, ऐसा पार्टी के सूत्र बता रहे थे। तो उस लिहाज से ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनकी हमेशा से महत्वाकांक्षा रही है कि उन्हें सीएम का पद मिले, कांग्रेस छोड़ के वो बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने अपनी उपयोगिता जबरदस्त साबित की। इस बार के भी विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1 लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ऐसा ये माना जा रहा था कि संभव है कि इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा की लॉटरी निकले। बिल्कुल देवेंद्र, और जो आप बता रहे हैं कि हाईली एम्बिशियस कांग्रेस ने भी कहा था हेमंत बिस्वा शर्मा को, जब उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा और बीजेपी का साथ पकड़ा 2015 में, तो उनके ये एम्बिशंस आज पूरे होते नजर आ रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर नाम आज फाइनल किया जा सकता है। अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं कोरोना के ऑल इंडिया अपडेट की। कोरोना की कमर तोड़ने के लिए सरकार एक तरफ जहां वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक के आंकड़े देखें तो कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके देश में कोरोना महामारी आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही है। जानलेवा वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मई महीने में लगातार 5वें दिन 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं कोविड की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो भारत में कोरोना के 4,03,626 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वाले कुल मरीजों की संख्या 2,22,95,911 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से मौत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 4,091 लोगों ने दम तोड़ा।
अब तक देश में कुल मौतों का आंकड़ा 2,42,398 तक पहुंच चुका है। इंडिया में कोरोना के 37,32,467 एक्टिव केसेस हैं, जबकि महज 24 घंटे में 3,86,207 मरीज रिकवर भी हुए हैं। कुल रिकवर हुए मरीजों की तादाद 1,83,11,498 बताई जा रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन, बेड और इंजेक्शंस की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। यहां कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 17,364 नए केसेस सामने आए। इस दौरान 332 मरीजों की मौत हुई, जबकि 20,160 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए। इन नए मामलों के साथ दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामले 13,10,231 हो गए हैं। इसके अलावा मौत का कुल आंकड़ा 19,071 तक पहुंच चुका है, जबकि कुल 12,03,253 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य महाराष्ट्र है। यहां कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर बना हुआ है। ब्रेक द चेन अभियान की शुरुआत भी यहीं से हुई, जिसका फायदा कुछ हद तक नजर भी आया। मुंबई समेत कई शहरों में लगातार सुधार देखने को मिला, लेकिन बाकी जगहों पर हालात ठीक नहीं है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 56,578 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 864 लोग इस बीमारी की वजह से काल के गाल में समा गए। राजधानी मुंबई में एक दिन में 2,110 नए मामले सामने आए, जबकि 62 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। मुंबई में अब तक कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या 6,73,235 हो गई है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 13,713 पहुंच चुका है। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में आज भी वैक्सीनेशन जारी है। आज सुबह से ही 18+ के लोग वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अतुल सिंह की एक रिपोर्ट। मुंबई में लगातार वैक्सीनेशन का जो दौर है वो चल रहा है। हम इस समय मुंबई के राजावाड़ी हॉस्पिटल में हैं, जहां पर हर रोज एक तरफ 45+ एज ग्रुप और 18+ एज ग्रुप के लोगों का बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता था, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होती थी। तो लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं। आप देखें, ये 18+ कैटेगरी के लोगों की लाइन लगी हुई है। सुबह 9 बजे से इनका वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, जबकि 45+ एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का टाइम 12 बजे के बाद से शुरू होगा। रोज़ाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। पूरा जो सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा जो कन्फ्यूजन रहता था वैक्सीनेशन को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। लेकिन आज तस्वीर थोड़ी बदली हुई नज़र आ रही है। लोग यहाँ पर ज़्यादा अभी पहुँचे नहीं हैं। खास तौर पर जो 45+ एज ग्रुप के लोग हैं वो कम ही संख्या में अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इन्हें बताया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। पीएमसी ने साफ तौर पे कह दिया है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन वाले लोगों को, सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो हैं, सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन लगाई जाएगी। बाकी सभी लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग यहाँ पर जो 18+ एज ग्रुप के हैं उनसे बात करते हैं। सर, आप पहली बार वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, क्या फीलिंग है? शेयर करिए। अच्छी फीलिंग है। जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस प्रोसेस सो दैट वी कैन गो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। लेकिन नॉर्मल लाइफ के लिए भी वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको प्रिकॉशंस करेक्ट प्रिकॉशंस कंप्लीट रहेंगे, लेकिन एक रिलीफ रहेगा कि वैक्सीन ले लिया है दोनों, सो सेटिस्फैक्शन बेटर रहेगा उससे। सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। अच्छा, आने से पहले आपको इस बात का डर था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, पता नहीं सोशल डिस्टेंसिंग होगा नहीं होगा, वैक्सीन लगेगी? तो भीड़ तो ऐसे इंडिया में हमेशा ही रहने वाली है, लेकिन प्रिकॉशन लिए डबल मास्क पहना हुआ है और सैनिटाइजर लेके आए साथ में। तो जितना एक्सटेंड तक सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते उतने एक्सटेंड तक करेंगे। मेरा तो सेकंड डोज है, तो जस्ट होपिंग दैट इट गेट्स सून एंड एवरीवन गेट्स वैक्सीनेटेड सून सो दैट वी कैन गेट ओवर इट। सेकंड डोज के लिए भी आने से पहले आपको थोड़ा डर था कि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ बहुत डर था कि जैसे अभी हो रहा है 12 बजे तक रुकना है, तो यही डर था। बट इट्स फाइन, आई मीन एज लॉन्ग एज एवरीवन इज गेटिंग वैक्सीनेटेड, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आपकी फीलिंग? फर्स्ट टाइम वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, सुबह से ही खड़े हो गए, 9 बजे से वैक्सीन लगने वाली है। कभी आए, कितने बजे आए? मैं करीब 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच गया था। 7:30 बजे ही आए? अज्यूम किया था कि यहाँ पे भीड़ रहेगी, क्योंकि 500 से ज़्यादा का स्लॉट्स था। अच्छा, तो बट पहले आ गए कि अगर पहले लाइन में लग जाएंगे तो शायद नंबर लग जाए। हाँ बिल्कुल, बट इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग भी ठीक ठाक ही है, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक ठाक है। ये परेशानी है खासतौर पे क्योंकि स्लॉट की काफ़ी कमी रहती है। लिमिटेड 500 लोगों को ही 18+ जो एज ग्रुप के लोग हैं सिर्फ उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है।
कई लोगों का ये भी कहना है कि कोविन जो ऐप है वो भी कई बार हैंग कर जाता है या उस पर टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे देश के अलग अलग राज्यों में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। कई राज्यों ने 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू भी कर दिया है। जहां वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है वहां भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और इस बीच बिहार के लोगों के लिए आज एक अच्छी खबर, आखिरकार 8 दिन बाद राज्य में 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए लोगों का पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें भी पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, इसके बाद ही उनका टीकाकरण हो पाएगा। वैक्सीनेशन अभियान नजदीकी हेल्थ सेंटर्स पर चलाया जा रहा है। टीकाकरण केंद्रों पर टीका लेने वाले लोग संक्रमित ना हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से बीते 24 घंटे में 12,948 लोग संक्रमित हुए, तो 76 लोगों की मौत भी हुई। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। संकट की इस घड़ी में सरकार भी युद्ध स्तर पर इससे निपटने में जुटी हुई है। इसी बीच कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 25वीं बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद हुए। मीटिंग को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पूरे देश में 9 लाख से ज्यादा ऐसे कोरोना के मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है, जबकि 1,70,000 मरीज ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है। हर्षवर्धन ने बताया कि देश के अस्पतालों के आईसीयू में 1.34% कोरोना केसेस का भार था, जबकि करीब 0.39% केस वेंटिलेटर्स पर थे। कोरोना संकट पर आज इंडिया टीवी पर दिन भर देखिए हौसला बढ़ाने वाला शो जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना, सुबह 11 बजे से लगातार। इसमें सेना के मेडिकल एक्सपर्ट्स, सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आएंगे और कोरोना से लड़ने का बताएंगे फॉर्मूला। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डीआरडीओ ने दवा बनाई है। इस दवा का नाम 2DGI है और पिछले हफ्ते ही 2DG को DGCI से भी इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। डीआरडीओ के मुताबिक कोरोना के हल्के मीडियम लक्षण वाले मरीजों के इलाज में ये कारगर दवा होगी और अच्छी बात यह है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स पर भी ये दवा कारगर बताई जा रही है। साथ ही इससे ऑक्सीजन लेवल सुधारने में भी मदद मिलने की बात कही गई है। ये दवा पाउडर के रूप में बनाई गई है। कोरोना की 2DG दवा सुबह और शाम 2 डोजेस लेने होंगे। 1 हफ्ते तक ये मरीजों को दिया जाता है और जल्द ही 2DG डॉक्टर रेड्डीज लैब के जरिए बाजार में भी उपलब्ध होगी। डीआरडीओ के जिन वैज्ञानिकों ने डॉक्टर सुधीर चांदना और अनंत नारायण भट्ट ने इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दी है, जैसे दवा कितने वक्त में बनी, इस दवा से कोरोना के मरीज कैसे ठीक हो पाते हैं, क्या दवा ऑक्सीजन लेवल भी सुधार सकती है, ऐसे हर सवाल के जवाब के लिए डॉक्टर सुधीर और डॉक्टर अनंत को जरूर सुनिए। मैं डॉक्टर सुधीर चांदना इनमास डीआरडीओ से। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-deoxy-D ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मैं डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट, साइंटिस्ट इन मास डीआरडीओ। हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर चांदना ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फ़ेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे DCGI ने हमें फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया। दवा भी आ गई है, वैक्सीन भी लग रही है, लेकिन देश के 2 राज्यों से आखिर क्यों वैक्सीनेशन की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, बताएंगे पूरी खबर बस एक ब्रेक के बाद। हाय,
I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।